आज की वीडियो में हम जिस लेसन की बात करने वाले हैं वो है प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन। एम के गांधी इसके ऑथर यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ पर अबाउट द ऑथर की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948 इज़ पॉपुलरली नोन एज वेरियसली एज गांधी जी, बापू जी, महात्मा एंड महात्मा गांधी। तो ही इज़ ग्रेट लीडर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो काफ़ी कुछ गांधी जी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, बताया गया है। उनकी बुक्स के बारे में लाइक द स्टोरी, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। उसके अलावा जो ये लेसन है हमारा, इसकी बात करें तो प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन इज़ द 15th चैप्टर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ गांधी जीज autobiography, The Story of My Experiments with Truth. Published in 1927, it narrates his experience during the time he was in England. तो जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी उसका जो फर्स्ट पार्ट था उसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो उसी में 15th चैप्टर जो है प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन वो हमें यहाँ पर दिया गया है। और इस लेसन में उन्होंने जो टाइम बिताया इंग्लैंड में स्टडीज़ के दौरान उसके बारे में हम बात करेंगे। लेसन की बात करते हैं। प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन। माई फेथ इन वेजिटेरियनिज्म ग्रू ऑन मी फ्रॉम डे टू डे। तो यहाँ पर ऐसे की स्टार्टिंग में ही गांधी जी यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि शाकाहारिता में मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। साल्ट्स बुक वेदर माई एपिटाइट फॉर डाइटेटिक स्टडीज़। तो साल्ट यहाँ पर एक ऑथर है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि साल्ट की जो बुक थी उसने उनकी भूख बढ़ा दी। किस बारे में? कि वो आहार संबंधी जो भोजन के संबंध में स्टडीज़ होती हैं उनके बारे में वो और पढ़ें। तो जो साल्ट की बुक थी, साल्ट ऑथर का नाम है। तो साल्ट की बुक ने गांधी जी की स्टडी के प्रति भूख बढ़ा दी। कौन सी स्टडी के प्रति? उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो आहार संबंधी स्टडी यानी कि अध्ययन के लिए साल्ट की बुक ने उनकी भूख बढ़ा दी। आई वेंट इन फॉर ऑल बुक्स अवेलेबल ऑन वेजिटेरियनिज्म एंड रीड दैम। वन ऑफ दीज होवर्ड विलियम्स द एथिक्स ऑफ डाइट was the biographical history of the literature of human dietetics from the earliest period to the present day। तो नेक्स्ट यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी बुक्स थी शाकाहारिता पर वो सभी बुक्स उन्होंने ली और उन्हें पढ़ा। वन ऑफ दीज हार्वर्ड विलियम्स द एथिक्स ऑफ डाइट। तो नेक्स्ट यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्हीं बुक्स में से एक बुक्स थी हार्वर्ड विलियम्स की द एथिक्स ऑफ डाइट। तो इसमें इसके बारे में, इस बुक के बारे में वो कह रहे हैं कि इस बुक में उन्हें सारी हिस्ट्री पता चली, इतिहास पता चला कि डाइट के बारे में। बायोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ द लिटरेचर ऑफ ह्यूमन डायटेटिक्स फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड टू प्रेजेंट डे। पिछले इतिहास से लेकर आज तक का उन्हें सब कुछ पता चला। इट ट्राइड टू मेक आउट दैट ऑल द फिलोसफर एंड प्रोफेट्स फ्रॉम पाइथागोरस एंड जीसस डाउन टू दोज ऑफ द प्रेजेंट एज वर वेजिटेरियंस। तो नेक्स्ट यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि इन बुक्स को पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि जितने भी मसीहा थे या दर्शन शास्त्री थे, पाइथागोरस से लेकर जीसस तक या करंट टाइम के वर्तमान युग के प्रेजेंट एज के जो भी थे सभी शाकाहारी थे। तो इस बुक से गांधी जी को इस बुक ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। जो भी हमने इस छोटे से पैराग्राफ में बात की, यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हाउ डिड गांधी जीज फेथ इन वेजिटेरियनिज्म ग्रो। कि शाकाहारिता में गांधी जी का विश्वास किस प्रकार बढ़ा। तो यहाँ पर हमने अभी बात की, उन्होंने सबसे पहले साल्ट की बुक का जिक्र किया। तो साल्ट की बुक से उन्हें काफ़ी कुछ पता चला। उसके बाद उन्होंने और बुक्स पढ़ी तो उनसे उन्हें पता चला कि जो भी फिलोसफर्स थे, प्रोफेट्स थे, पाइथागोरस से जीसस तक सभी वेजिटेरियन थे। तो इतने में से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो डॉक्टर अन्ना किंग्सफोर्ड्स द परफेक्ट वे इन डाइट। तो यहाँ पर डॉक्टर अन्ना की ये बुक का नाम है द परफेक्ट वे इन डाइट। वाज ऑल्सो एन अट्रैक्टिव बुक। गांधी जी कह रहे हैं कि ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। डॉक्टर एलिसन्स राइटिंग्स ऑन हेल्थ एंड हाइजीन। तो जो डॉक्टर एलिसन की जो
लेख थे, जो उन्होंने आर्टिकल्स वगैरह लिखे थे हेल्थ और हाइजीन पर, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। ही एडवोकेटेड ए curative system based on regulation of the dietary of patients. Himself a vegetarian, he prescribed for his patients also a strict vegetarian diet. The result of reading books on vegetarianism was that experiment with my diet came to take an important place in my life. तो यहाँ पर गांधी जी डॉक्टर एलिसन के बारे में कहते हैं कि वो खुद भी शाकाहारी थे और जो उनके पेशेंट होते थे उन्हें भी स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने के लिए कहते थे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि इन सभी बुक्स को पढ़ने के बाद उनका जो आहार था, फूड था, भोजन था, उनके साथ जो भी एक्सपेरिमेंट थे वो उनकी लाइफ का एक पार्ट बन गए। तो इतनी बात की है। उसके बाद अगर बात करें तो बट लेटर ऑन रिलीजन बिकम दी सुप्रीम मोटिव, लेकिन उसके बाद धर्म एक मुख्य कारण बन गया, क्योंकि इंडिया में अगर बात करें तो धर्म के अकॉर्डिंग भी लोग चलते हैं कि धर्म उन्हें नॉन वेजिटेरियन की इजाज़त देता है या नहीं देता। तो यहाँ पर जो भी हमने अभी तक बात की माई फेथ से लेकर सुप्रीम मोटिव तक, ये एक तरह से इस लेसन का इंट्रोडक्शन था, बेसिक था। तो लेसन मेनली स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, मीन वाइल माई फ्रेंड हैड नोट से। तो यहाँ से ये लेसन स्टार्ट होता है और इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि जो इंग्लैंड में स्टडी के दौरान उन्होंने टाइम बिताया उसी के बारे में ये लेसन है। तो यहीं से ये स्टार्ट होता है। अब मीन वाइल माई फ्रेंड हैड नॉट सीज टू वरी अबाउट मी। तो गांधी जी कह रहे हैं कि इन सब के बीच भी जो मेरा फ्रेंड था, मेरा दोस्त था, मित्र था, उसने मेरी चिंता करना नहीं छोड़ा था। हिज लव फॉर मी led him to think that if I persisted in my objections to meat eating, I should not only develop a weak constitution but should remain a duffer because I should never feel at home in English society। तो यहाँ पर गांधी जी अपने फ्रेंड के बारे में कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके दोस्त का उनके प्रति जो लव था वो यहाँ पर उनके बारे में बता रहे हैं कि उनके दोस्त को लगता था कि अगर गांधी जी मीट नहीं खाएंगे, मीट ईटिंग नहीं करेंगे तो उनका शरीर कमज़ोर रह जाएगा, और उसके साथ ही वो शरीर तो कमज़ोर रहेगा, उल्टा उन्हें लगता था कि वो डफर यानी कि मूर्ख बन जाएंगे और कभी भी जो इंग्लिश सोसाइटी है, अंग्रेजी समाज है, उसमें घुल मिल नहीं पाएंगे। When he came to know that I had begun to interest myself in books on vegetarianism, he was afraid lest these studies should muddle my head, that I should fritter my life away in experiments, forgetting my own work and become a crank। तो यहाँ पर एक बार फिर गांधी जी अपने दोस्त मित्र की बात ही कर रहे हैं कि जब उनके दोस्त को पता चला कि गांधी जी जो हैं वो बुक्स पढ़ रहे हैं, बिगन टू इंटरेस्ट माई सेल्फ वेजिटेरियनिज़म यानी कि शाकाहारिता पर जो बुक्स पढ़ रहे हैं गांधी जी, जब उनके दोस्त को पता चला तो उनके दोस्त को ऐसा लगता था कि इस तरह की बुक्स पढ़ने से गांधी जी का दिमाग उलझ जाएगा, मडल माई हेड यानी कि उलझ जाएगा और उनका सारा जीवन खराब हो जाएगा एक्सपेरिमेंट्स में, और गांधी जी अपना जीवन खराब कर लेंगे एक्सपेरिमेंट्स में, और जो काम करने वो यहाँ पर आए हैं वो भूल जाएंगे और एक क्रैंक बन जाएंगे यानी कि सनकी बन जाएंगे। तो ऐसा उनके दोस्त को लगता था कि गांधी जी इस तरह की किताबें पढ़ के सनकी बन जाएंगे, अपना काम भूल जाएंगे और सारा जीवन इसी तरह से एक्सपेरिमेंट्स में बिता देंगे। ही देयरफॉर मेड वन लास्ट एफर्ट टू रिफॉर्म मी। तो उसके बाद उनके दोस्त ने अंतिम प्रयास किया गांधी जी को सुधारने का। ही वन डे इन्वाइटेड मी टू गो टू द थिएटर बिफोर द प्ले, वी वर टू डाइन टुगेदर एट दी होलबोर्न रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट का नाम आ गया है, टू मी ए पैलेशियल प्लेस एंड द फर्स्ट बिग रेस्टोरेंट आई हैड बीन टू सिंस लीविंग द विक्टोरिया होटल। The stay at the hotel had scarcely been a helpful experience, for I had not lived there with my wits about me।
The friend had planned to take me to this restaurant, evidently imagining that modesty would forbid any questions, and it was a very big company of dinners, in the midst of which my friend and I sat sharing a टेबल बिटवीन गांधी जी उस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनके दोस्त ने, मित्र ने लास्ट एफर्ट किया, अंतिम प्रयास किया उन्हें सुधारने का। तो उनके दोस्त ने उन्हें थिएटर के लिए बुलाया, यानी कि गांधी जी को थिएटर के लिए बुलाया, और थिएटर में जाने से पहले उन्हें खाना खाना था। तो होलबर्न नाम के रेस्टोरेंट में वे गए, जो कि एक बहुत बड़ा होटल था। और विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद गांधी जी पहली बार किसी इतने बड़े रेस्टोरेंट में गए थे। तो उसके बाद अगर बात करें तो आगे यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि विक्टोरिया होटल के बाद वो पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में किसी गए थे। तो उस जो होटल था वहाँ पर ठहरना गांधी जी के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, सहायक अनुभव नहीं था, क्योंकि वहाँ पर भी गांधी जी अपने जो विचार थे उन्हें रोक नहीं पाए थे। नॉट लिव देयर विद माई विट्स अबाउट मी, तो वहाँ पर भी वो अपने विचार रोक नहीं पाए थे। द फ्रेंड हैड प्लान टू टेक मी द रेस्टोरेंट, एविडेंटली इमेजिनिंग दैट मोडिस्टी वुड फॉरबिड माई क्वेश्चन। तो उनके मित्र को जो लगता था, यानी कि उनका दोस्त उन्हें इसलिए रेस्टोरेंट में लाया था कि इतने बड़े रेस्टोरेंट को देखकर गांधी जी कुछ भी क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछेंगे और शर्माएंगे। लेकिन गांधी जी वहाँ पर भी अपने विचारों को नहीं रोक पाए थे। तो इतने बड़े जो वो रेस्टोरेंट था वहाँ पर खाना खाने के लिए काफ़ी, यानी कि भोजन करने के लिए और भी काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। वो काफ़ी बड़ी एक कंपनी थी, और इतने सारे लोगों के बीच, यानी कि जो भी लोग आए हुए थे वहाँ पर ही एक टेबल पर गांधी जी और उनके दोस्त जाकर बैठ गए। सेट शेयरिंग ए टेबल बिटवीन अस, दोनों एक टेबल शेयर कर उन्हीं के बीच जाकर बैठ गए। द फर्स्ट कोर्स वाज सूप, जो पहला खाने की आइटम आई या कोर्स आया वो सूप था। आई वंडर्ड वट इट माइट बी मेड ऑफ, बट डेयर नॉट आस्क द फ्रेंड अबाउट इट। आई देयरफॉर समॉन्ड द वेटर। My friend saw the movement and sternly asked across the table what was the matter. With considerable hesitation, I told him that I wanted to inquire if the soup was a vegetable soup. You are too clumsy for decent society, he passionately exclaimed. If you cannot behave yourself, you had to better go. Feed in some other restaurant and await me outside. This delighted me. Out I went. There was a vegetarian restaurant close by, but it was closed. तो यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने बात की थी कि जो सबसे पहले चीज़ उनके पास आई वो था सूप। तो उसके बाद जब सूप आया तो गांधी जी हैरान हुए कि पता नहीं ये सूप किस चीज़ से बना है। लेकिन वो पूछने, अपने मित्र को पूछने के लिए घबरा रहे थे। डेयर नोट आस्क द फ्रेंड अबाउट इट, लेकिन इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं थी उनमें। तो उन्होंने वेटर को बुलाया और उससे पूछा कि ये सूप किस चीज़ से बना है। तो उनके दोस्त ने ये सभी मूवमेंट को देखा और कठोरता से पूछा कि क्या मैटर क्या है, कि क्या काम है। तो गांधी जी ने हिचकिचाते हुए कहा कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये जो सूप आया है कि ये वेजिटेबल सूप है, यानी कि शाकाहारी है या नहीं। तो उसके बाद जो गांधी जी के दोस्त थे उन्हें काफ़ी गुस्सा आ गया कि गांधी जी इस तरह से जानना क्यों चाह रहे हैं। तो उन्होंने विरोध किया और उनके दोस्त ने कहा कि तुम किसी अच्छी संगति के लायक नहीं हो। अगर तुम्हें ढंग से व्यवहार करना नहीं आता तो तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। तो इस तरह से गांधी जी वहाँ से चले गए और उनके दोस्त ने उनसे कहा था कि किसी और रेस्टोरेंट में जाकर खा लो, फीड इन सम अदर रेस्टोरेंट। तो गांधी जी वहाँ से उठकर बाहर आ गए और एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जो उसी रेस्टोरेंट के पास ही था वहाँ पर गए, लेकिन वो बंद था। तो अभी तक इतनी बात की हमने। नेक्स्ट अगर बात करें तो सो आई वेंट विदाउट फूड दैट नाइट। तो जब गांधी जी उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गए, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी बंद था, तो उस रात गांधी जी बिना भोजन के ही रह गए। आई अकम्पेन्ड माई फ्रेंड टू द थिएटर
but he never said a word about this scene I had created. On my part, of course, there was nothing to say. तो गांधी जी ने उस रात खाना भी नहीं खाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने थिएटर में फिल्म देखने जाना था। तो वो अपने फ्रेंड, मित्र, दोस्त के साथ थिएटर में गए, लेकिन उनके फ्रेंड ने भी उस बारे में कुछ नहीं कहा जो बात पहले हुई, यानी कि जो सीन उन्होंने क्रिएट किया, तो उस बारे में कोई भी बातचीत उन्होंने नहीं की और कहने के लिए कुछ भी नहीं था। और गांधी जी ने भी अपने फ्रेंड से उस बारे में कुछ भी नहीं कहा। गांधी जी कह रहे हैं कि दैट वॉज द लास्ट फ्रेंडली टसल वी हैड, इट डिड नॉट अफेक्ट आवर रिलेशंस इन the list. I could see and appreciate the love by which all my friends' efforts were actuated, and my respect for him was all the greater on account of our differences in thought and action. तो गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो सीन हुआ था रेस्टोरेंट वाला, ये उनके बीच आखिरी फ्रेंडली टसल यानी कि झगड़ा था, दोस्ताना झगड़ा था, लेकिन इसका उनके रिलेशंस पर कोई भी असर नहीं हुआ। गांधी जी जानते थे कि ये जो उनका फ्रेंड है, उन्हें उसको काफ़ी ज़्यादा चिंता है, इसीलिए वो इस तरह से कर रहा है। और इन सब के कारण ही गांधी जी के मन में अपने फ्रेंड के प्रति रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद अगर बात करें तो बट आई डिसाइडेड दैट आई शुड पुट हिम एट ईज, दैट आई शुड अश्योर हिम दैट I would be clumsy no more, but try to become polished and make up for my vegetarianism by cultivating other accomplishment which fitted one for polite society। तो गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि उन सब सीन के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं शांत रहूँगा। गांधी जी अपने बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया कि वो शांत रहेंगे और अपने फ्रेंड को ये अश्योर करेंगे, विश्वास दिलाएंगे कि वो ज़्यादा अब इसी तरह से नहीं रहेंगे और जो कमी उनमें आ गई है शाकाहारिता के कारण, यानी कि वेजिटेरियनिज़म के कारण जो उनमें कमी आ गई है, वो दूसरी जो अच्छी बातें और हैं इंग्लिश सोसाइटी की, वो सीख कर उसे पूरा कर लेंगे। कल्टिवेटिंग बाय अदर अकम्पलिशमेंट, यानी कि जो दूसरी अच्छी चीज़ें हैं इंग्लिश सोसाइटी के अकॉर्डिंग, वो सीख कर इसकी कमी को पूरा कर लेंगे। और इसी तरह से एंड फॉर दिस पर्पज़ आई अंडरटुक दी ऑल टू इम्पॉसिबल टास्क ऑफ बिकमिंग एन इंग्लिश जेंटलमैन। तो यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि ये सब का फैसला करने के बाद मैंने एक अंग्रेज भद्र पुरुष यानी कि इंग्लिश जेंटलमैन बनने का असंभव कार्य आरंभ कर दिया, यानी कि वो जानते थे कि वो इस टास्क को कर नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इसे इम्पॉसिबल टास्क कहा। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब यहाँ से जो हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी स्टार्ट होता है। सो द क्लोथ्स आफ्टर द बॉम्बे कट दैट आई वॉज वियरिंग वर आई थॉट अनसूटेबल फॉर इंग्लिश सोसाइटी एंड गोट न्यू वंस एट द आर्मी एंड नेवी स्टोर्स। I also went in for a chimney pot hat costing 19 shilling, an excessive price in those days. Not content with this, I wasted 10 pounds on an evening suit made in Bond Street, the centre of fashionable life in London, and got my noble-hearted brother to send me a double watch chain of gold. It was not correct to wear a ready-made tie, and I learned the art of tying one फॉर माई सेल्फ। तो यहाँ पर गांधी जी ने जब डिसाइड कर लिया कि वो इंग्लिश जेंटलमैन बनेंगे, तो यहाँ पर हम वो बात करें कि उन्होंने क्या क्या किया उसके बाद। तो सबसे पहले तो उन्हें लगा कि जो क्लोथ्स जिस टाइप के वो मुंबई बॉम्बे में पहनते थे उसी तरह के यहाँ पर पहने हुए हैं उन्होंने, जो कि इंग्लिश सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही नहीं है, अनसूटेबल हैं। तो वो आर्मी नेवी स्टोर पर गए और वहाँ से नए कपड़े लिए। उसके बाद उन्होंने चिमनी पोट स्टाइल की एक हैट ली जिसकी कीमत 19 शिलिंग थी, जो कि उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम मानी जाती थी। इससे भी गांधी जी का जो पेट नहीं भरा, या यूँ कहें कि वो संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने 10 पाउंड और वेस्ट कर दिए, खर्च कर दिए। इवनिंग सूट सिलवाया उन्होंने बॉन्ड स्ट्रीट से, जो कि फैशनेबल लाइफ के लिए काफ़ी सही माना जाता था कि अगर वहाँ पर फैशन करना है तो वहीं से सूट सिलवाना होता था। तो गांधी जी ने भी 10 पाउंड वेस्ट कर दिए।
उसके बाद उन्होंने अपने भाई को लेटर लिखा और उसे कहा कि वो डबल वो चैन ऑफ गोल्ड की डबल चैन जो घड़ी होती है वो गोल्ड की भेज दे। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने सोचा कि रेडीमेड टाई बांधना सही नहीं है, तो उन्होंने टाई बांधना भी सीख लिया। तो ये सब चीज़ें की उन्होंने इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद वाइल इन इंडिया द मिरर हैड बीन ए लग्जरी परमिटेड ऑन द डेज व्हेन द फैमिली बार्बर गेव मी ए शेव। तो गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया में तो मिरर सिर्फ जब शेव करता था बार्बर यानी कि नाई, तभी देखने को मिलता था। हेयर आई वेस्टेड 10 मिनट्स एवरी डे बिफोर ए ह्यूज मिरर। तो गांधी जी यहाँ पर कंपेयर करें कि इंडिया में तो उन्हें जो मिरर था, शीशा था, वो सिर्फ जब शेव होती थी उनकी तभी देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर वो हर रोज़ 10 मिनट अपने वेस्ट करते थे, ख़राब करते थे शीशे के आगे अपनी टाई बांधने में, अरेंजिंग माई टाई एंड पार्टिंग माई हेयर इन दी करेक्ट फैशन, और अपने बालों को ठीक करने में। माई हेयर वाज बाय नो मीन्स सॉफ्ट एंड एवरी डे इट मींट ए रेगुलर स्ट्रगल विद द ब्रश टू कीप इट इन पोजीशन। तो यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि उनके जो हेयर थे, बाल थे, वो सॉफ्ट नहीं थे, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा समय लगता था उन्हें एक जगह टिकाने में, और काफ़ी स्ट्रगल यानी कि संघर्ष करना पड़ता था। ईच टाइम दी हैट वाज put on and off the hand would automatically move towards the head to adjust the hair, not to mention the other civilized habits of the hand every now and then operating for the same purpose when sitting in polished society। तो यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि जब भी वो अपनी हैट उतारते थे या डालते थे तो उनका हाथ ऑटोमेटिकली बालों की तरफ जाता था और ठीक वो करते थे बालों को, लेकिन वो यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा करने की आदत लग गई थी और पुलिस सोसाइटी में जेंटलमैन दिखने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ता था। एज इफ ऑल दिस वर नॉट इनफ टू मेक मी लुक द थिंग आई डायरेक्टेड माई अटेंशन टू अदर डिटेल्स दैट वर सपोज टू गो टूवर्ड्स द मेकिंग ऑफ इंग्लिश जेंटलमैन। तो यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए ये सब काफ़ी नहीं था, यानी कि जो उन्होंने यहाँ पर बात की है, सूट वगैरह लिया, हैट ली, उसके अलावा जो गोल्ड चैन ली, उसके अलावा भी उन्होंने बात की है, टाई भी खरीदी, और काफ़ी ज़्यादा वो टाइम भी ख़राब करने लगे टाई बनाने में और बालों को सेट करने में। तो वो कह रहे हैं कि ये सब काफ़ी नहीं था। इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए उन्हें और भी चीज़ें करनी थी, और उसी की अब बात करेंगे। तो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आई वॉज टोल्ड इट वॉज नेसेसरी फॉर मी टू टेक लेसन्स इन डांसिंग, फ्रेंच एंड एलोक्यूशन। तो यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि उन्हें लगता था कि इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए उन्हें नाचना सीखना होगा, फ्रेंच और भाषण कला सीखनी होगी। फ्रेंच वॉज नॉट ओनली द लैंग्वेज ऑफ नाइबरिंग France, but it was the lingua franca of the continent over which I had a desire to travel। तो यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि जो फ्रांसीसी भाषा थी, फ्रेंच लैंग्वेज थी, वो सिर्फ जो पड़ोसी देश फ्रांस था सिर्फ उसकी भाषा ही नहीं थी, लेकिन पूरे यूरोप में जहाँ पर वो यात्रा करना चाहते थे वहाँ पर भी ये सामान्य भाषा थी। I decided to take dancing lessons at a class and paid डाउन £3 एज फीस फॉर ए टर्म। तो उन्होंने डांसिंग लेसन्स यानी कि डांस सीखना शुरू कर दिया और उसके लिए उन्होंने फ़ीस भी भरनी शुरू कर दी। आई मस्ट हैव टेकन अबाउट 6 लेसन इन 3 वीक। तो उन्होंने 3 हफ्तों में, 3 सप्ताह में 6 लेसन अभ्यास कर लिए या सीख लिए। उसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बट इट वाज बियॉन्ड मी टू अचीव एनीथिंग लाइक rhythmic motion, I could not follow the piano and hence found it impossible to keep time. What then was I to do? The recluse in the fable kept a cat to keep off rats and then a cow to feed the cat with milk and a man to keep the cow and so on। तो यहाँ पर गांधी जी ने
6 लेसन ले लिए 3 हफ्तों में, लेकिन वो लय जो होती है डांसिंग के लिए उसे समझ नहीं पा रहे थे, और ना ही उन्हें पियानो समझ आ रही थी और ना ही वो उसे फॉलो कर पा रहे थे। तो उन्हें पता चल चुका था कि डांस सीखना उनके बस का नहीं है। लेकिन इसी बीच उन्हें एक दंत कथा याद आ गई। यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्हें कौन सी दंत कथा याद आई, या हम कह सकते हैं कि कौन सी स्टोरी याद आई। तो उन्हें एक बैरागी की स्टोरी याद आ गई कि बैरागी ने चूहों को हटाने के लिए, या यूं कहें कि उन्हें मारने के लिए, बिल्ली रखी थी, और बिल्ली को पालने के बाद उसे दूध पिलाने के लिए एक गाय रख ली, और गाय की संभाल करने के लिए एक आदमी रख लिया, और इसी तरह से ये सब कुछ चलता गया। तो उसी तरह से गांधी जी कह रहे हैं कि माई एम्बिशन ऑल्सो ग्रू लाइक द फैमिली ऑफ रिकलस। आई थॉट आई शुड लर्न टू प्ले द violin in order to cultivate an ear for Western music. So I invested £3 in a violin and something more in fees. I sought a third teacher to give me lessons in elocution and paid him a preliminary fees of a genuine. He recommended Bell Standards Elocutionist as the textbook which I purchased and I began with the speech of pit। गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्हें लगता था कि उनकी भी एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षाएं बैरागी के परिवार की तरह बढ़ती जा रही हैं, कि जैसे उसने चूहों के लिए बिल्ली रखी, बिल्ली के लिए गाय, गाय के लिए आदमी, तो उसी तरह से उन्हें भी लगता था कि इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए उनकी भी एम्बिशन, महत्वाकांक्षाएँ बढ़ती जा रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वोयलन सीखा जाए, और वेस्टर्न म्यूज़िक को वो सीखना चाहते थे, तो उन्होंने वोयलन सीखने का सोचा, और वोयलन के लिए उन्होंने £3 खर्च कर दिए, और उसके अलावा कुछ फ़ीस भी दी। उसके बाद उन्होंने एक तीसरे टीचर को हायर किया जो उन्हें एलोक्यूशन का मीनिंग कि उन्हें भाषण कला सिखा सके, और उसे भी कुछ फ़ीस, प्रारंभिक गिनी फ़ीस दे दी। तो जो वो टीचर था उसने उन्हें एक बुक रेकमेंडेड की, स्टैंडर्ड एलोक्यूनिस्ट बेल की, जो उन्होंने परचेज़ की, और फिर उन्होंने स्टार्ट किया पिट की स्पीच के साथ। बट मिस्टर बेल रैंग द बेल ऑफ अलार्म इन माई ईयर एंड आई अवोक। लेकिन जो मिस्टर बेल थे, यानी कि जो बुक उन्होंने पढ़ी, उन्होंने गांधी जी के दिमाग में घंटी बजा दी और वो जाग गए। आई हैड नोट टू स्पेंड ए लाइफ टाइम इन इंग्लैंड, आई सेड टू माई सेल्फ। तो उन्होंने खुद से कहा कि उन्होंने सारा जीवन तो इंग्लैंड में नहीं रहना है। वट देन वाज द यूज़ ऑफ लर्निंग एलोक्यूशन। तो जो भाषण कला वो सीखना चाह रहे हैं उसका क्या फ़ायदा। एंड हाउ कुड डांसिंग मेक ए जेंटलमैन ऑफ मी। और डांस सीखने से वो जेंटलमैन कैसे बन जाएंगे। द वोयलन आई कुड लर्न इन इंडिया। और जो वोयलन वो यहाँ पर सीख रहे हैं वो तो वो इंडिया में भी सीख सकते हैं। आई वॉज ए स्टूडेंट एंड ओट टू गो विद माई स्टडीज़। तो उन्हें याद आ चुका था, वो जाग गए थे कि वो एक स्टूडेंट है और उन्हें स्टडी पर फोकस करना है। आई शुड क्वालिफाई माई सेल्फ टू जॉइन द इंस ऑफ कोर्ट। और उन्हें खुद को क्वालिफाई करना है ताकि वो कोर्ट को ज्वाइन कर सकें। इफ़ माई करेक्टर मेड मी ए जेंटलमैन ऑफ मी सो मच बेटर। तो अगर उनका चरित्र से वो जेंटलमैन बन जाएँ तो ये सबसे अच्छा होगा। अदरवाइज आई शुड फॉरगो दी एम्बिशन। तो उन्हें अपनी सारी एम्बिशन, महत्वाकांक्षाएँ त्याग देनी चाहिए। दीज एंड सिमिलर थाट्स पोजेस्ड मी। तो ये सभी जो भी विचार उनके दिमाग में आए, उन्होंने ये सभी विचार एंड आई एक्सप्रेस दैम इन ए लेटर। उन्होंने एक लेटर पर लिखे, विच आई एड्रेस टू द एलोक्यूशन टीचर। और अपने जो टीचर था जो उन्हें भाषण कला सिखा रहा था उसे भेज दिया। रिक्वेस्टिंग हिम टू एक्सक्यूज़ मी फ्रॉम फर्दर लेसन, कि वो उन्हें आगे के लेसन ना दे, उन्हें ना पढ़ाएं। आई हैड टेकन ओनली 2 और 3। अभी तक उन्होंने 2 या 3 लेसन ही लिए थे। आई रोट ए सिमिलर लेटर टू दी डांसिंग टीचर। उन्होंने डांसिंग टीचर को भी सिमिलर लेटर, सेम लेटर भेज दिया। एंड वेंट पर्सनली टू दी वोयलन टीचर। और जो वोयलन की टीचर थी उसके पास वो खुद गए, लेटर नहीं दिया। विद ए रिक्वेस्ट टू डिस्पोज ऑफ द वोयलन फॉर एनी प्राइज इट माइट फेच। वो वोयलन टीचर के पास खुद इसलिए गए कि ताकि वो उन्हें कह सकें कि जो वोयलन उन्होंने ख़रीदा है उसे बिकवा दे किसी भी कीमत पर। शी वॉज रैदर फ्रेंडली टू
me. So I told her now I had discovered that I would pursuing a false idea. तो यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि जो उनकी वॉयलिन की टीचर थी वो उसके साथ फ्रेंड की तरह ही थी, दोस्ताना थी। तो उन्होंने उसे सब कुछ बताया कि किस तरह से वो गलत दिशा में जा रहे थे। सो शी एनकरेज मी इन द डिटर्मिनेशन टू मेक मी कम्प्लीट चेंज। तो जो टीचर थी उसने भी उन्हें उत्साहित किया, उनका साथ दिया कि वो सही कर रहे हैं और वो सही दिशा में अब जा रहे हैं और उन्हें ज़्यादा एनकरेज किया। दिस इन्फेक्चुएशन मस्ट हैव लास्टेड अबाउट 3 months। लेकिन ये जो दीवानगी थी उनकी जेंटलमैन की, ये 3 महीनों तक रही। द पंचटिलियसनेस इन ड्रेस परसिस्टेड फॉर ईयर्स। और जो उनकी ड्रेस को लेकर वो ज़्यादा सतर्क हो गए थे, ये तो कई सालों तक उनमें रहा। बट हैंस फॉरवर्ड आई बिकेम ए स्टूडेंट। लेकिन अब मैं एक स्टूडेंट बन गया। तो यहाँ पर ये हो चुका है एक लेसन कंप्लीट। तो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि उन्होंने किस तरह से ये सब कुछ त्याग दिया। तो लेटर के द्वारा उन्होंने सब टीचर्स को अपने बता दिया कि वो ये सब छोड़ना चाहते हैं। उसके अलावा जो हमने ऊपर यहाँ पर बात की थी, तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक अराइज होता है कि उन्होंने इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए क्या क्या किया। तो यहाँ सबसे पहले तो उन्होंने डांसिंग सीखी, फिर फ्रेंच सीखने का उन्होंने कोशिश की, उसके बाद एलोक्यूशन यानी कि भाषण कला सीखने की कोशिश की और वॉयलिन सीखने की कोशिश की। तो ये सभी कुछ उन्होंने इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए ये सब सीखने का सोचा या ट्राई किया। तो ये एक लेसन जो है हमारा प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू।